नमस्कार दोस्तों। एमपीएफएसओ 2025 की इस ऐतिहासिक एफएलटी क्लास में आपका स्वागत है। आज की ये क्लास सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये एक ऐसा टेस्ट सीजन है जो आपकी तैयारी को एक नए स्तर पर ले जाएगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एमपीजीके का सबसे तगड़ा, सबसे एग्जाम ओरिएंटेड एफएलटी टेस्ट, जो बिल्कुल खान जीएस केजीएस आईएएस स्टैंडर्ड पर तैयार किया गया है और जिसे रू सर ने एमपीएफएसओ की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए स्पेशली डिज़ाइन किया है। इस क्लास में आपको सिर्फ सवाल नहीं मिलेंगे, यहाँ हर क्वेश्चन आपको सोचने पर, खुद को सुधारने पर और आपके अंदर छिपे डर को तोड़ने पर मजबूर करेगा। दोस्तों, सच कहूँ तो एफएसओ का एग्ज़ाम कोई आसान एग्ज़ाम नहीं है। आप कंपटीशन से नहीं, खुद से लड़ रहे होते हैं। हर सुबह खुद को उठाने का संघर्ष, हर रात नींद को त्याग कर पढ़ने का निर्णय, यही आपको बाकी दुनिया से अलग बनाता है। और आज का ये सीज़न उन्हीं स्टूडेंट के लिए जो सिर्फ सिलेक्शन नहीं चाहते, बल्कि अपनी फैमिली की उम्मीदों को सच करना चाहते हैं, जो ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हाँ, मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे टेस्ट की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य अध्ययन खंड अ, जिसके अंतर्गत क्या आएगा? एमपीजीके। एमपीजीके के अंतर्गत पहला क्वेश्चन, तुमेन अभिलेख मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दतिया, अशोकनगर, सीहोर या मंदसौर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोकनगर। अशोकनगर जिले में स्थित होता है तुमेन। इसी अभिलेख में राजा को शरदकालीन, किसमें? शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। ठीक है, राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति कौन से अभिलेख में बताया गया है? तो तुमेन अभिलेख अशोकनगर में। कुमारगुप्त प्रथम के शासन की इसमें जानकारी प्राप्त होती है। अगर वहीं पर बात करें कि दसपुर अभिलेख कहाँ से मिलता है, तो जो दसपुर अभिलेख है उसकी जानकारी मंदसौर से प्राप्त होती है। इसमें रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण तथा विक्रम तिथि का उल्लेख है। मंदसौर अभिलेख की रचना वत्स भट्टी ने की थी और विश्व का पहला विज्ञापन दसपुर अभिलेख मंदसौर में ही मिलता है। अगर वहीं पर बात करें कसरावत अभिलेख कहाँ मिलता है, तो वो खरगोन में आता है। सुप्य अभिलेख रीवाब से प्राप्त होता है, जिससे गुप्तों की वंशावली यानी कि घटोत्कच से समय से मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची वन से सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रमुख राजवंश हैं और उनकी राजधानियां हैं। यहाँ पर नागवंश, नागवंश की राजधानी क्या होती है? तो नागवंश की राजधानी होती है भाई साहब विदिशा। नागवंश की राजधानी क्या है? विदिशा है। अगर वहीं पूछे कि नागवंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे वृषनाग। अगला ओलिकर वंश देखते हैं। ओलिकर वंश की राजधानी क्या होती है? तो ओलिकर वंश की राजधानी होती है दसपुर, जो कि कहाँ आती है? मंदसौर जिले में आती है। ओलिकर वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था यशोवर्मन। अगला कलचुरी, कलचुरी की राजधानी होती है त्रिपुरी, त्रिपुरी होती है। और इसके संस्थापक कौन होते हैं? तो उसके संस्थापक होते हैं वामराज। अगला कछवाह वंश, जिसकी राजधानी होती है मुरैना और कछवाह के संस्थापक कौन होते हैं? तो वो होते हैं भाई साहब लक्ष्मण या वज्रदामन। लक्ष्मण या वज्रदामन किसके संस्थापक थे? तो कछवाह वंश के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चरण पादुका नरसंहार, पंजाब मेल हत्याकांड, चावल आंदोलन, कशई खाना आंदोलन कब कब हुआ था? चरण पादुका नरसंहार 14 जनवरी 1931 को ही होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है। छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक स्थान पर कर्नल फिशर ने स्वतंत्रता सेनानियों पर गोलियां चलवा दी थी। इसमें किस लोगों की मृत्यु हुई? और इस घटना को मध्य प्रदेश का जलियावाला, ठीक है, एमपी का जलियावाला बाघ हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता सेनानी सेठ सुंदरलाल, धर्मदास खिरवा और रघुराज सिंह शहीद हुए थे। पंजाब मेल हत्याकांड बिल्कुल साहब 24 जुलाई 1931 को होता है, 24 जुलाई 1931 को। पंजाब मेल हत्याकांड खंडवा रेलवे स्टेशन से जा रही पंजाब ट्रेन में यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी ने हथियार ले जा रहे अंग्रेज मेजर जी.आर. हैकेट्स की हत्या कर दी और इस घटना को पंजाब मेल हत्याकांड कहा जाता है। इसके बाद यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी को फांसी की सजा दी गई थी। चावल आंदोलन कब होता है? 28 फरवरी 1947 को होता है। बिल्कुल सही साहब। देखिए, रीवा के बदरवार गांव में होता है जबरन चावल उगाही के विरुद्ध में जन आंदोलन, जो कि पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई थी और जिसमें त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद शहीद हुए थे। कशई खाना आंदोलन कब का होता है? तो कशई खाना भाई साहब 1930 का नहीं होता, यही असत्य है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होता है 1920, 1920। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1 2 3। ठीक है, केवल 1 2 3 इसका सही है। 1920 में होता है कशई खाना आंदोलन। कहाँ पर होता है? प्रारंभकर्ता कौन थे? तो माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है,
माखनलाल जी, माखनलाल चतुर्वेदी थे। ब्रिटिश कंपनी सेंट्रल एंड ट्रेडिंग सागर के रतोना नामक स्थान पर कशीखाना स्थापित करना चाहती थी और गौवध के विरोध में कर्मवीर समाचार पत्र के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची वन से सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। युद्ध का नाम है और वर्ष है। मंदसौर का युद्ध कब होता है? तो मंदसौर का युद्ध होता है भाई साहब 1535 में। ठीक है, 1535 में मंदसौर का युद्ध। अमजेरा का युद्ध कब होता है? तो अमजेरा का युद्ध होता है 1728 में। तिरला का युद्ध कब होता है? तिरला का होता है 1731 में होता है। वहीं पर सारंगपुर का युद्ध जो कि कब होता है? 1724 में होता है। मंदसौर का युद्ध किसके बीच होता है? तो भाई साहब हुमायूं के बीच होता है और बहादुर शाह के बीच होता है, जिसमें बहादुर शाह क्या होते हैं? पराजित होते हैं और हुमायूं की जीत होती है। अमजेरा का युद्ध धार जगह होती है, धार अमजेरा, धार अमजेरा, और तिला का युद्ध भी धार में होता है। 1728 में होता है मुगल सूबेदार और मराठों के बीच होता है, जिसमें मराठों ने विजय प्राप्त की। तिरला का युद्ध भी मुगल और मराठों के बीच में वो 1731 में होता है, धार में ही होता है, जिसमें मराठों ने विजय प्राप्त की थी। वहीं पर अगर सारंगपुर के युद्ध की बात करें तो मुगल सूबेदार और मराठों के बीच में होता है, 1724 में होता है, जिसमें मराठों ने विजय प्राप्त की थी और मराठों की ओर से मल्हार होलकर ने इसमें भाग लिया था सारंगपुर के युद्ध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के संबंध में सूची वन से सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, नेतृत्वकर्ता और उनके क्षेत्र दिए गए। ठीक है, कौन से क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया था? इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। शहादत का कहाँ से आते हैं? तो शहादत का आते हैं महू इंदौर से। शहादत कहाँ से? महू इंदौर से आते हैं। राजा बख्तावर सिंह कहाँ से आते हैं? धार से आते हैं, जरा धार से आते हैं। ठीक है, जिन्हें 10 फरवरी 1857 के इंदौर में बख्तावर सिंह को फांसी दी गई थी। अगला देखते हैं खाजा नायक। खाजा नायक कहाँ से आते हैं? तो खाजा नायक बड़वानी से आते हैं और बोधन दवा सागड़ से आते हैं। सागड़ सागर रियासत के अंतर्गत आती थी। राजा बकत वाली के मुख्य सेनापति एवं सलाहकार थे कौन? बोधन दोवा। अगला आपको देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाई साहब 5 का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए, 1 4 2 3। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का सौर ऊर्जा में मध्य प्रदेश की रैंक निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए, फोर्थ रैंक। फोर्थ रैंक होती है सौर ऊर्जा में। वहीं पर बात करें आठवीं किस में होती है? तो आठवीं होती है पवन ऊर्जा में। पवन ऊर्जा में कितनी होती है? तो पवन ऊर्जा में वहीं पर बात होती है तो आठवीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य कथन बताना है। तो जनवरी 1923 में जबलपुर से प्रथम झंडा सत्याग्रह की शुरुआत होती है नहीं होती? तो बिल्कुल होती है साहब। अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गजन सिंह कोरकू द्वारा किया गया था, बिल्कुल किया गया था। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह 1930 में नेतृत्व जबलपुर में सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित होता है? ठीक है, G7 बताना है भाई साहब। तो ये कहाँ होता है? कनाडा में। 51वां कहाँ पर होता है? कनाडा में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। दी गई थी, बिल्कुल दी गई थी साहब। और तात्या टोपे को ग्रीवी कावा युद्ध नीति में पारंगत थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? ए और आर दोनों सत्य है। ठीक है, ऑप्शन बी तथा आर ए सही की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्नलिखित में से किसे शपथ दिलाई गई है? जस्टिस के जी बालकृष्णन, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस ए एस आनंद या जस्टिस सुरेश कुमार केत। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट के कौन बने हैं? तो जस्टिस संजीव सचदेवा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इन्हें क्या किया गया है? तो इन्हें हाल ही में वह सब मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है। ठीक है, और बात कर लेते हैं हम। जस्टिस न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्य के राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ये मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के हैं? तो मध्य प्रदेश के 29 नंबर के। कितने नंबर? 29 नंबर के क्या है? मुख्य न्यायाधीश है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था। इसके बाद नागपुर उच्च न्यायालय को मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय बनाया गया था। ठीक है, किसे? नागपुर को। उसके बाद इसके दो खंडपीठ ही। मुख्य न्यायालय अभी वर्तमान में कहाँ है? तो जबलपुर में होता है। जबलपुर के अलावा कहाँ कहाँ? तो इंदौर और ग्वालियर में। इंदौर और ग्वालियर दो जगह इसकी खंडपीठ है। वहीं पर अगर बात करें कि भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो भूषण रामकृष्ण गवई। कौन है भारत के वर्तमान में? कौन है? भूषण रामकृष्ण गवई।
भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किससे जाना जाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? तो भाई साहब भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं भूषण रामकृष्ण गवई, 52वें होते हैं BR गवई। ठीक है। लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अजय माणिकराव खानविलकर होते हैं, जो कि भारत के द्वितीय लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। प्रथम पिनाकी चंद्र घोष थे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। मुख्य सूचना आयुक्त कौन होते हैं? हीरालाल सामरिया। मध्य प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? विजय यादव है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, जो कि बसंत प्रताप के स्थान पर बने। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति V रामा सुब्रमण्यम है। मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार टंडन, जो कि मनोहर ममतानी के स्थान पर बने। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती विजया किशोर राहटकर है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री किशोर मकवाणा जी हैं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य हैं। ठीक है। और मध्य प्रदेश राज्य का पद अभी रिक्त है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुशमारिया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। इसरो के अध्यक्ष कौन है? V नारायण, जो कि MS सोमनाथ के स्थान पर बने हैं। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री हिम्मत कोठारी। ठीक है। 5वां वित्त आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCPR के अध्यक्ष कौन है? तो सुश्री तृप्ता गुरहा। पूर्व अध्यक्ष प्रियांक कानुंगो थे। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री द्रविंद्र मोरे। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार प्रीतिशोधन के स्थान पर। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजस लाल मेहरा। वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। नीति आयोग के प्रथम एवं वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। उपाध्यक्ष सुमन बेरी। CEO सिंधु श्री खुल्लर। और वर्तमान CEO BR सुब्रमण्यम। ICC के अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह जी हैं। BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेट्री थॉमस बाक के स्थान पर। WHO के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो टेड्रो एडनाम गेब्रेयसस। IMF के अध्यक्ष कौन होते हैं? क्रिस्टिना जॉर्जिएवा MD है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा 2 जून 2023 से। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय के सूद है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर V अनंत नागेश्वरम। कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथ। मध्य प्रदेश राज्य मुख्य सचिव होते हैं अनुराग जैन। एसोचैम के अध्यक्ष संजय नायर होते हैं। सेबी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तुहिन कांता पांडे माधवीपुरी बुच के स्थान पर। भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना अमरप्रीत सिंह। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ अनिल चौहान जी हैं। प्रथम बिपिन रावत जी थे। CBI के निदेशक प्रवीण सूद। DRDO के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर समीर V कामत। CSIR के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एक बार फिर से रिपीट जस्टिस संजीव सचदेवा, जो कि सुरेश कुमार कैत के स्थान पर बने हैं। मध्य प्रदेश राज्य लोकायुक्त न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह जी। NK गुप्ता के स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल रियासत के स्थापत्य कला के संबंध में सूचीबद्ध से सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्थापत्य कला है और उनके निर्माणकर्ता के बारे में बताना है कि किसका निर्माण किसने करवाया। तो गोहर महल का निर्माण किसने करवाया था? तो वो कराया था कुदसिया बेगम ने। किस? ठीक है। गोहर महल और जामा मस्जिद किसने बनवाई? कुदसिया बेगम ने। मोती मस्जिद और मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? तो मोती मस्जिद और मोती महल का निर्माण कराया था सिकंदर जहां बेगम ने। ढाई सीढ़ी की मस्जिद किसने बनवाई थी? तो दोस्त मोहम्मद खान ने ढाई सीढ़ी की मस्जिद और इस्लाम नगर। ताजुल मस्जिद की बात करें तो शाहजहां बेगम ने बनवाई थी ताजुल मस्जिद। बेनजीर भवन और सादर मंजिल किसने? शाहजहां बेगम ने। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 1 4 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पठार घाटी को सरसों की हांडी के नाम से भी जाना जाता है? मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार या नर्मदा घाटी? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी मध्य भारत का पठार, जिसे क्या कहते हैं? सरसों की हांडी के नाम से भी जाना जाता है। मध्य भारत का पठार कहाँ होता है भाई साहब? तो इसका निर्माण तो मुख्यतः विंध्य शैल समूह के अपर्दन तथा नदियों के निक्षेपों से हुआ है। संबंधित जिलों की बात करें तो नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी आदि जिले आते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर होता है, ठीक है, यहाँ पर इस वाले एरिया में, तो ये कहलाता है हमारा मध्य भारत का पठार। ठीक है। इसमें जलवायु की बात करें तो विषम जलवायु होती है। 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास अल्प वर्षा होती है। वन शुष्क कटीले पर्णपाती पाए जाते हैं। मृदा जलोढ़ कछारी होती है। सरसों, ज्वार, तिल होती है। बीहड़ प्रभावित क्षेत्र होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताप्ती नदी निम्नलिखित में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से प्रवाहित होती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है सतपुड़ा और अजंता। ताप्ती नदी की बात कर रहे हैं, वहीं पर अगर नर्मदा की बात करें तो विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य से नर्मदा नदी निकलती है। ताप्ती नदी की बात करें तो सतपुड़ा और अजंता पर्वतमाला के बीच से गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी के संबंध में सूची 1 से सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट के सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सी मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, बताइए भाई साहब। जलोढ़ मिट्टी कहाँ होती है? तो जलोढ़ मिट्टी होती है मध्य भारत के पठार में, यह बीहड़ प्रभावित क्षेत्र होता है। मिश्रित की बात करें तो बुंदेलखंड के पठार में होती है। लेटेराइट मृदा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में होती है। वहीं पर लाल पीली मृदा की बात करें तो बघेलखंड के पठार में होती है। ठीक है, आइए एक बार मैप के माध्यम से भी अच्छे से समझिए। ये रहा जलोढ़ एवं कछारी मिट्टी वाला क्षेत्र, जो कौन सा आता है? मध्य भारत वाला, मध्य भारत का पठार के अंतर्गत आता है, जिसमें ये वाला आता है। मालवा में क्या होती है? तो मालवा में होती है साधारण काली मिट्टी। नर्मदा घाटी में होती है गहरी काली मिट्टी। वहीं पर अगर बात करें तो सतपुड़ा पर्वत में होती है छिछली काली मिट्टी। ये वाला जो एरिया होता है वो काली मिट्टी वाला एरिया होता है। बुंदेलखंड के पठार में होती है मिश्रित मिट्टी। बघेलखंड में होती है लाल पीली मिट्टी। बघेलखंड में कैसी होती है? लाल पीली मिट्टी होती है। और बालाघाट जिले में पाई जाती है लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा। ये था हमारा मिट्टियों का विभाजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है? उर्मिल परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, गांधी सागर या बाण सागर परियोजना? इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी, बाण सागर परियोजना, जो कि एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, जो कि देवलोंद शहडोल जिले में स्थित है। कौन से जिले में? तो देवलोंद स्थान है, देवलोंद। और भाई साहब जिला अगर पूछे तो वो होता है शहडोल जिला। ठीक है, शहडोल जिले में देवलोंद नामक स्थान पर बना है बाण सागर परियोजना। इसका प्राचीन नाम क्या था सोन नदी का? तो स्वर्ण था, नारी नाड़ी था और हिरण्यबाहु था। उद्गम सोन नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक मेकाल श्रेणी से होता है। अवशान की बात करें तो बिहार के पटना में दानापुर के निकट गंगा नदी में होता है। लंबाई की बात करें कि सोन की लंबाई कितनी होती है? तो 780 किलोमीटर है। आपसे क्वेश्चन, नर्मदा नदी की लंबाई महाराष्ट्र और गुजरात में कितनी कितनी होती है आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है और तीनों राज्यों से होकर गुजरती है। और सहायक नदियों की बात करें तो रिहंद, गोपत, जोहिला आदि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वहीं पर अगर बात करें उर्मिल परियोजना की, तो उर्मिल परियोजना किस नदी पर है? केन नदी पर है। कौन से जिले में है? तो छतरपुर जिले में है। सरदार सरोवर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है। और गांधी सागर परियोजना जो कि चंबल नदी पर है, मंदसौर में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के जलवायु के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। बिल्कुल कर लेते हैं साहब। मध्य प्रदेश की वर्षा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर कम होती है। होती या नहीं होती है? तो बिल्कुल साहब, बिल्कुल होती है। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। बिल्कुल होती है। औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस। और मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान गोहद भिंड है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के संबंध में सत्य कथन की पहचान करना है। बिल्कुल करेंगे साहब, क्यों नहीं करेंगे, करते हैं। आवश्यक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर। सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वन होते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के वृक्षों की प्रजातियों में सागौन, शीशम, नीम आदि शामिल है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, बिल्कुल इसमें सारी चीजें शामिल होती हैं। डोलोमाइट निम्नलिखित में से किसका एक अयस्क होता है? तो डोलोमाइट जो होता है वो होता है मैग्नीशियम का, ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम का होता है डोलोमाइट। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? यानी कि एमपीएसटी आयोग का गठन किस वर्ष होता है? तो वो होता है वह सब 29 जून 1995 को, 29 जून 1995 को किया गया था। वहीं पर अगर बात करें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, नेशनल राष्ट्रीय अनुसूचित यानी कि एसटी, एसटी आयोग, ठीक है, नेशनल एसटी आयोग कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, एनसीएसटी। ठीक है, तो ये कब होता है? तो 19 फरवरी 2004 का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हलमा प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस जनजाति से होता है? तो वो होता है भाई साहब भील जनजाति। हलमा प्रथा, हलमा प्रथा क्या होती है? तो भील समुदाय से फसल की बुवाई, निंदाई, कटाई के समय भील परिवार एक दूसरे को मदद करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हलमा प्रथा कहते हैं। सहरिया जनजाति क्या होती है भाई साहब? वहीं पर भील की थोड़ी सी बात करें तो भीलों को विद्वानों का मानना था कि भील की उत्पत्ति किससे हुई? प्रोटोस्ट्रोलाइट से हुई। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ शब्द बिल्ल से हुई, जिसका अर्थ धनुष होता है।
भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। उपजातियों की बात करें तो इसमें भील, भिलाला, बरेला, पटालिया, रठिया और बेगास होता है। भगोरिया पर्व क्रमशः 3 चरणों में होता है, गुललिया, गोल गधेड़ और उजाड़िया होता है। ठीक है। विवाह की बात करें तो अपहरण, नटरा, घर जमाई, दापा प्रथा, दहेज प्रथा आदि से संबंधित होता है। और कुछ इसकी में विशेष की बात करें तो सबसे वो देखने लायक रहेगी, वो आगे पढ़ेंगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि CCPI 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 21 का करेक्ट आंसर देखते हैं। 21 का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10वें स्थान पर। निम्नलिखित में से किसे मूडिया एंड देयर घोटुल नामक पुस्तक के रचयिता के लेखक माना जाता है? तो मूडिया एंड देयर घोटुल नामक पुस्तक के रचयिता के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर बताना है भाई साहब। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन को माना जाता है मुंडिया एंड देयर घोटुल पुस्तक के लेखक। अन्य रचनाएं द बेगा, द गोर और द अगरिया भी होती हैं। वेरियल एल्विन की ही अन्य पुस्तक भी कौन कौन सी है? द बेगा, द गोर और द अगरिया। भारत की जनजातीय और स्वदेशी भाषाओं की एक पुस्तक रचना रमेश सिंह गोर जी के द्वारा की गई थी। शक्कर बप्पा की पुस्तक होती है ट्राइब्स ऑफ इंडिया 1950 में। श्यामचरण दुबे की द कमार, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की द मुडिया एंड गोंड्स ऑफ बस्तर, दयाशंकर नाग की ट्राइबल इकोनॉमी बेगा और टीबी नायक की होती द भील एक अध्ययन, द अबुज माड़ियास और 12 भाई बिंजवार। ये इनकी पुस्तक आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखें। सूची 1 से सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चित्रकला, शिल्प और जनजातियां दिए गए। गुदनी, गुदनी किसकी होती है? तो भाई साहब गुदनी किसकी होगी? तो वो होती है कोरकू जनजाति की। डिगना की बात करेंगे तो डिगना किसकी होती है? गोंड की होती है। पिथौरा भील की होती है। और डोकरा किसकी होती है? तो भारेवा की होती है। गुदनी क्या होती है? तो कोरकू स्त्रियों द्वारा दीपावली के समय पर घर की दीवारों या प्रवेश द्वार पर सफेद खाड़ी या लाल मिट्टी से विविध आकृतियां बनाई जाती है, जिसे गुदना कहते हैं। डिगना की बात करें तो ये गौण चित्रकला का एक रूप है जिसमें शादी, विवाह एवं अन्य उत्सव के समय घर की दीवारों पर, फर्शों पर ज्यामिति पैटर्न चित्रित किया जाता है। पिथौरा अभिल जनजाति की चित्रकला है। पेमा फाते भूरीबाई पिथौरा चित्रकला से संबंधित है। डोकरा की बात करें तो भारेवा समुदाय यानी कि बैतूल का अलोह धातु शिल्प होता है जिसमें मोम गोंद के मिश्रण से तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोल जनजाति की पंचायत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गोहिया, ऑप्शन बी मुकद्दम, ऑप्शन सी महतो या ऑप्शन डी टाकिया। कोल जनजाति की पंचायत को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? तो 24 का करेक्ट आंसर होता है गोहिया। ठीक है। कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है, जबकि पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाएगा? मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। कोल जनजाति में मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। टाकिया पारदी जनजाति की उपजाति होती है और उराव जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? महतो। ठीक है। उराव जनजाति में मुखिया को महतो कहा जाता है। ये यहीं पर कोल मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है। कोल का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, पुराणों में भी मिलता है। और कोलरियन और भंडारी इसके अन्य नाम है। कोल छोटा नागपुर पठार की मुंडा जनजाति से संबंधित है। वितरण की बात करेंगे तो कहाँ कहाँ? तो रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, सतना, जबलपुर आदि में पाई जाती है। कोल की पंचायत को गोहिया कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोंडी लिपि तैयार की गई थी? तो गोंडी लिपि के तैयार करने वाले कौन थे? तो वो थे भाई साहब मुंशी मंगल सिंह मनसाराम। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। मुंशी मंगल सिंह मनसाराम गोंडी लिपि द्वारा तैयार की गई थी। वहीं पर अगर प्रहलाद चंद्र जोशी की बात करें तो मालवी शब्दकोश का संकलन करता। श्रीनिवास शुक्ल बघेली शब्दकोश के संकलन करता। महेश कटारे बुंदेली के थे। और राम शरण गोंड ब्रिज शब्दकोश के संकलन करता माने जाते हैं। तवर घर बोली क्या होती है? तो चंबल नदी के किनारे होती है। तवर घर बोली चंबल नदी के किनारे बसे जो जिले हैं भिंड मुरैना के आसपास के कुछ इलाकों में बोली जाती है तवर घर। निमाड़ी बोली जो कि निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा निमाड़ी बोली को दक्षिणी हिंदी कहा गया है। और बुंदेली भाषा का नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही किया था। ठीक है। निमाड़ी शब्दकोश का संकलन करता राम नारायण उपाध्याय जी हैं। और निमाड़ी भाषा का साहित्य नामक पुस्तक श्री राम परिहार के द्वारा लिखी गई है। मालवी मालवा में बोली जाती है। बघेली बघेलखंड में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए चयन करते हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भाई साहब जबलपुर में है। कब स्थापना होती है? तो 1964 में होती है। बात बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कब की है? तो 2011 की है। कहाँ पर है? तो भाई साहब ये भोपाल में होती है। कब की? 2011 की होती है। वहीं पर लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कब का होता है? तो ग्वालियर का होता है। कब का है? 1957 का होता है।
वहीं पर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का होता है, कब का होता है? 1957 का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। मुंडिया जनजाति के युवा ग्रह को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कौन सी जनजाति? मुंडिया जनजाति के। घोटुल, रंगभंग, घुमकोरिया, उपयुक्तों में से कोई नहीं। तो मुंडिया जनजाति का जो युवा ग्रह होता है उसे घोटुल कहा जाता है। क्या कहते हैं? घोटुल कहते हैं। वहीं पर अगर बात करें रंगभंग कौन सी जनजाति में कहते हैं, तो रंगभंग भारिया जनजाति का युवा ग्रह कहलाता है। भारिया का क्या कहलाता है? रंगभंग कहलाता है। वहीं पर अगर बात करें घूम कोरिया या फिर धूम कोरिया, तो उराव जनजाति के युवा ग्रह को क्या कहते हैं? धूम कोरिया कहा जाता है। डांगर भाषा किसमें? भूमिया जनजाति का होता है। और गति ओरा मुंडा जनजाति के युवा ग्रह को कहते हैं। मुंडिया जनजाति क्या होती है? तो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा पर पाई जाती है। प्रमुख नृत्य गौर एवं पंडवानी होता है। गौर नृत्य को वेरियर एल्विन ने सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है। मुंडिया एंड देयर घोटुल नामक पुस्तक के लेखक वेरियर एल्विन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ की ट्राइफेड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1987, 1982, 1985 या 1988? इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए 1987 में। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी कि ट्राइफेड की स्थापना 1987 1987 में होती है। ट्राइफेड का मुख्यालय की बात करें कि मुख्यालय कहाँ होता है, तो वो दिल्ली में होता है। कहाँ होता है? दिल्ली में होता है मुख्यालय। वहीं पर अगर बात करें भाई साहब, 13 क्षेत्रीय कार्यालय हैं ट्राइफेड के। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये होता है ट्राइफेड का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बिल्कुल, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जनसंख्या वाला जिला कौन सा होता है? तो वो कौन सा होता है? वो होता है भाई साहब झाबुआ। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा होता है? वो धार। न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा होता है? भिंड। और सर्वाधिक अ, अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा होता है? तो वो होता है इंदौर। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो जो भी आपको एक न एक फैक्ट मिलता है जनगणना से भी, तो जनगणना आपको अच्छे से याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, मध्य प्रदेश की 10 की वृद्धि दर 20.3% है। बिल्कुल होती है, नहीं होती है? बिल्कुल होती है साहब। उसके बाद में मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात 931 है। केवल 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी। वहीं पर अगर मध्य प्रदेश की साक्षरता दर की बात करें तो 69.32 रेशो आता है। ठीक है, 69.32 रेशो है। अगला अगर बात करें कि 15वीं जनगणना 2011 के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन थे, तो डॉक्टर सी चंद्र मौली थे। कौन थे? डॉक्टर सी चंद्र मौली। मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात 931 है। जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति और साक्षरता दर 69.32%। मध्य प्रदेश में वर्तमान कुल कितनी जनजातियां अधिसूचित है? अधिसूचित जनजातियों के बारे में बताना है तो 31 का करेक्ट आंसर होता है भाई साहब ऑप्शन बी 43। पहले 46 हुआ करती थी, लेकिन 3 इसमें से क्या कर दी गई? निकाल दी गई। कौन कौन? बेगा, सहरिया, भारिया को नहीं, कीर, मीणा और पारधी को। कौन कौन सी विलोपित हुई? कीर जनजाति, एक मीणा जनजाति, एक पारधी जनजाति। इन तीनों को क्या किया गया था? बस अब इनको निकाल दिया गया था। ठीक है, अधिसूचित जनजातियों के अंतर्गत पहले 46 हुआ करती थी, 3 हट गई, तो ये कितनी बची? 43। वहीं पर अगर बात करें कि इसमें से 3 जनजातियां बेगा, सहरिया, भारिया को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? छतरपुर है। न्यूनतम कौन सा होता है? मंदसौर होता है। 10 की वृद्धि दर 25.20% है। जनजातियों का घनत्व 50 होता है। कुल अनुसूचित जनजातियां 43 होती है। पूर्वी क्षेत्र की जनजातियों की बात करें तो कोल, बेगा, गोंड। पश्चिम में भील, भिलाला, कोरकू, जो कि सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हैं। उत्तरी क्षेत्र में शहरिया और खेरवार है। दक्षिण मध्य में भारिया, कोरकू और गोंड प्रधान है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति में कौन सी जनजाति शामिल नहीं है? ठीक है, बेगा, सहरिया और भारिया, जबकि भील शामिल नहीं है। ठीक है, भील तो वैसा होती है बहुत संपन्न और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। तो भाई साहब ये कौन कौन सी आती है? भाई साहब पीवीटी के अंतर्गत, यानी कि पर्टिकुलरली वैल्यूनियरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना का नोडल विभाग है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है जनजाति कार्य विभाग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जनजाति कार्य विभाग, व्याख्या की बात करें, मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना यानी कि पीवीटीजे आहार अनुदान योजना 23 दिसंबर 2017 की है। कब की? 23 दिसंबर 2017 की। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना कब की होती है? तो 22 तारीख 9वां महीना 2020 की होती है। वहीं पर अगर बात करें, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 29 नवंबर 2021 की होती है। वहीं पर अगर बात करें भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना 6 सितंबर 2022 की होती है। वहीं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना 6 सितंबर 2022 की है।
टंट्या मामा बिल स्वरोजगार योजना 21 मई 2013 की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? किससे मिला है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, जो कि कब का है? इसका करेक्ट आंसर देखें 34। 34 का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी, कुमार मंगलम बिरला को। कुमार मंगलम बिरला, जिसने लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले को भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो भारत का इथोपिया कहा जाता है श्योपुर को। ठीक है, भारत का इथोपिया किसे कहते हैं? श्योपुर को भारत का इथोपिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और किस देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत और किसके मध्य होगा? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर बी, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच मनाया जाता है डस्टलिक युद्ध अभ्यास। वहीं पर अगर बात करें कि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के मध्य कौन सा होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है ऑस्ट्रिक हिंद। ठीक है, ऑस्ट्रिक हिंद होता है जो कि थल सेना द्वारा, और ऑस इंडेक्स होता है। यूएसए के द्वारा कौन सा होता है? युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार होता है जो कि थल सेना के द्वारा। मालाबार होता है, रिम ऑफ द पैसिफिक होता है। रेड फ्लैग होता है वायुसेना के द्वारा। फ्रांस के द्वारा शक्ति अभ्यास वरुण होता है। यूके के द्वारा अजय वारियर होता है। कुक्कड़ अभ्यास होता है। इंद्रधनुष अभ्यास होता है। रूस के द्वारा इंद्र होता है। और भाई साहब चीन के द्वारा हैंड इन हैंड होता है। बांग्लादेश संप्रीति और कॉम्प्रेड बोंगो सागर। इंडोनेशिया गरुड़ शक्ति होता है थल सेना का। इंडो कॉर्पेट होता है समुद्र शक्ति होता है। कजाकिस्तान भाई साहब प्रबल दस्तयुक्त होता है। किर्गिस्तान खंजर होता है। मालदीव एक्विबेरिन थल सेना के द्वारा। मंगोलिया के द्वारा नोमडिक एलिफेंट होता है। म्यांमार एम्बेक्स थल सेना के द्वारा। नेपाल के द्वारा सूर्य किरण होता है। ओमान में अल नगा होता है। नशीम अल बहर होता है। ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास होता है। सेशल्स में लामती होता है। श्रीलंका का मित्र शक्ति होता है। और स्लिनेक्स नौसेना का होता है। थाईलैंड का मैत्री होता है। सिंगापुर का क्या होता है? शिम्बेक्स होता है। संयुक्त अरब अमीरात का डेजर्ट डेजर्ट ईगल वायुसेना के द्वारा मनाया जाता है। अगला होता है निम्नलिखित में से किसे निमाड़ का रोबिन हुड के नाम से जाना जाता है? मोस्ट टाइम क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन एमपीएफएसओ में देखने को मिलने वाले हैं। टंट्या बिल भीमा नायक, खाजा नायक, गगन सिंह कुरकुत। इसका करेक्ट आंसर होता है भीमा नायक। भीमा नायक ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। अंग्रेज सरकार द्वारा उनके पिता के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर उन्हें पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान में रखा गया था। भीमा नायक की मृत्यु 29 दिसंबर कब होती है? 29 ऑफ दिसंबर 1876 को होती है पोर्ट ब्लेयर में। और भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। उपाधि मतलब भी आदिवासी थे इसलिए। वहीं पर अगर टंट्या मामा की बात करें तो टंट्या मामा कब 1842 में पूर्वी निमाड़ के पंधाना तहसील में जन्म हुआ। टुंड्रा कहते हैं, इसे इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता है। ठीक है, पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम टंट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन 8। ई गवर्नेंस के स्तंभ निम्नलिखित में से किससे शामिल नहीं किया गया? तो भाई साहब कौन कौन लोक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी या सरकार? तो करेक्ट आंसर होता है सरकार। ई गवर्नेंस होता क्या है? तो इसका अर्थ है किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित उपयोग करना। ई गवर्नेंस में ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इसके क्या होते हैं सब? तो कुछ घटक होते हैं जिसके अंतर्गत सरकार शामिल नहीं है। ठीक है, ई गवर्नेंस के स्तंभ की अगर बात करें तो तीन, तो ये हो गए लोक प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, और चौथा होता है संसाधन। क्या होता है? संसाधन होता है, नॉट ऑफ द सरकार। ये चार इसके स्तंभ माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन। एलेक्सा एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है। इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था? तो वो था अमेजोन द्वारा विकसित किया गया था एलेक्सा को। वहीं पर अगर बात करें सीरी को कब किया गया था, तो सीरी किसका होता है? तो सीरी होता है भाई साहब 2011 में एप्पल के द्वारा निकला था सीरी। ठीक है, तो अगर बात करें एलेक्सा 2014 का होता है, अमेजोन का होता है। और भाई साहब 2014 में किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा और वहीं पर अगर बात करें बिक्सबी सैमसंग का होता है। कब? 2017 में आया था। बिक्सबी 2017 का होता है। कौन सा? बिक्सबी। अगला क्वेश्चन। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 के नियमों को मध्य प्रदेश राज्य द्वारा किस तिथि को अधिसूचित किया गया था? ठीक है, कौन सी वो सूची थी?
इसका करेक्ट आंसर होता है 15 नवंबर सन 2022 को, ऑप्शन नंबर ए। 15 नवंबर 2022 को पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 के नियमों को मध्य प्रदेश राज्य द्वारा तिथि को अधिसूचित किया गया है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। उपजातियां हैं और जनजातियां हैं। 41 इसका करेक्ट आंसर देखिए, भूमिया जो कि भारिया जनजाति की उपजाति होती है, किसकी? भूमिया भारिया की होती है। भरोतिया की बात करेंगे तो भरोतिया होती है बेगा जनजाति की, भरोतिया बेगा की होती है। बावरिया की बात करेंगे तो बावरिया होती है कोरकू जनजाति की, और रोहिया होती है कोल जनजाति की। इसलिए करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए, 3 2 1 4। अगला क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखने से पहले इनमें नृत्य है और जनजाति है। विल्मा नृत्य किसका होता है? तो विल्मा, रीना, परधोनी, कर्मा एक इसका है। तो भाई साहब ये होता है बेगा जनजाति का। कौन कौन से होते हैं? बिल्मा तो आपने देख ही लिया बेगा का, उसके अलावा रीना, परधोनी, कर्मा। वहीं पर बात करें अगर चटकोरा की, तो चटकोरा होता है, गादली होता है, ये किस में होता है? तो कोरकू जनजाति में होता है। भड़म सत्तम किस में होता है? तो भड़म सत्तम भारिया जनजाति को होता है। और दुल्दुल घोड़ी लहंगे जनजाति ये किस में होते हैं? तो ये होता है शहरिया जनजाति में। इसलिए करेक्ट आंसर होता है 42 को होता है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 43 का करेक्ट आंसर होता है 9000। ठीक है, 9315 किलोमीटर। वहीं पर राज्य मार्ग की बात करेंगे तो 12,568, 12,568 होता है राज्य मार्ग यानी कि स्टेट हाईवे। प्रमुख जिला सड़कें 25,420 किलोमीटर, गांव की 33,472 किलोमीटर। 31 दिसंबर 2024 तक उपलब्ध रेल नेटवर्क की कुल लंबाई 5,196 किलोमीटर है। यह देश का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रचलित भावों पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है? तो 44 का करेक्ट आंसर क्या होता है? 1,52,000, 1,52,615 रुपए। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ प्रमुख हमारे एसडीजी इंडेक्स दिए, उनके मापदंड है। एसडीजी 1 में क्या होता है भाई साहब वो बताओ। एसडीजी 1 में क्या होगा? ठीक है, तो एसडीजी 1 में होता है गरीबी की पूर्णतः समाप्ति करना। एसडीजी 2 में क्या होता है? तो वो भुखमरी की समाप्ति करना। एसडीजी 3 में क्या होता है? तो 3 में होता है अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, और 13 में होता है जलवायु परिवर्तन। ये एसडीजी के 16-17 जितने भी गोल्स हैं वो सारे अच्छे से कवर करते हैं। कितने हैं? 17 गोल्स हैं। ठीक है, 17 के 17 एक बार फिर से देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल 17 आते हैं। ठीक है, जिसमें पहला होता है नो पॉवर्टी यानी कि वह सब जीरो भुखमरी। सेकंड आता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, थर्ड पे आता है। फोर्थ पर आता है क्वालिटी एजुकेशन। 5 पर आता है जेंडर इक्वलिटी। 6 पर आता है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। 7वें पे आता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ऊर्जा की बात की गई है। 8 पर आता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9 पर इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 पे होता है बस अब रिड्यूस्ड इन क्वालिटीज़। 11 पर होता है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 12 पर होता है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शंस एंड प्रोडक्शंस। 13 पर होता है क्लाइमेट एक्शन यानी कि जलवायु परिवर्तन। 14 पर होता है लाइफ बिलो वाटर यानी कि जीवन क्या है? पानी के अंदर है। 15 में होता है लाइफ ऑन लैंड। 16 में होता है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। 17 नंबर पर होता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये थे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि टोटल कितने हैं? 17 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया? सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन का लक्ष्य कितने टाइम से रखा गया है? तो 46 का होता है वर्ष 2047 तक। 2047 तक एनीमिया उन्मूलन कैसे आएगा? ठीक है, तो उसी प्रकार अगर खसरा का पूछे कि खसरा या रूबेला का कब का है, तो खसरा या रूबेला का 2026 का है। क्षय रोग का कब का होता है? तो क्षय रोग यानी कि टीबी, टीबी का कब का होता है? टीबी का होता है भाई साहब 2025। मलेरिया का कब का होता है? तो मलेरिया उन्मूलन 2030 का होता है। वहीं पर काला आजार कब का होता है? 2023 का होता है। कुष्ठ रोग 2027 का। रेबीज का भी 2030 का। मलेरिया हुआ, रेबीज हुआ, मलेरिया और रेबीज। ठीक है, मलेरिया का और रेबीज का कितने का होता है? तो भाई साहब मलेरिया और रेबीज का 2030 तक का उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। वहीं पर अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2030, एचआईवी एड्स उन्मूलन 2030 का होता है। चंद्रमा पर भारत मिशन का लक्ष्य 2040 तक होता है। किसानों के आय दोगुनी करने का लक्ष्य 2022 तक था। हर घर जल 2024 का था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में जारी नीति आयोग की क्रमिक बहुआयामी
गरीबी सूचकांक यानी कि एमडीआई रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में बहुआयामी गरीबी का कुल अनुपात 2022-23 तक अनुमोदित गिरावट के साथ कितने प्रतिशत तक रहा? तो 15.01% तक। खो खो विश्व कप 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित हुआ था? तो खो खो विश्व कप कहाँ हुआ था? तो भाई साहब खो खो विश्व कप कहाँ होता है? तो ये होता है भाई साहब हमारे भारत में, ऑप्शन नंबर ए। संस्करण पहला था स्थल इंदिरा गांधी एरिना नई दिल्ली। थीम थी खेल के प्रति समर्पण और वैश्विक एकता। आयोजनकर्ता भारतीय खो खो महासंघ। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो 49 का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए इंदौर को। इंदौर को मध्य प्रदेश में यूनेस्को शहर की तरफ वेटलैंड सिटी की मान्यता प्राप्त हुई। कार्लोस अल्कराज ने निम्नलिखित में से किसे हराकर वर्ष 2025 का फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम के खिताब जीता है? तो वह सब ऐसा व्यक्ति कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेनिक सिनर। जेनिक सिनर क्या थे? तो जेनिक सिनर ही थे ग्रैंड स्लैम जीतने वाले। ठीक है। इसमें कौन कौन से, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है और यूएस ओपन होता है। 4 ओपन होते हैं। किसमें क्या खेला जाता है वो आपको याद रखना है। ठीक है। अगर हम बात करें कि भारत में अभी यानी कि मध्य प्रदेश में टोटल अभी कितने रामसर स्थल है? तो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में टोटल कितने? 5 रामसर स्थल है। जिसमें पहला कौन सा आता है? तो पहला आता है हमारा भोज वेटलैंड। कौन सा आता है? भोज। पहला कौन सा आता है? भोज, जो कि कब हुआ था? तो 2002 में शामिल हुआ था। वहीं पर दूसरी बात करें शांक्य सागर की, तो शांक्य सागर होता कहाँ है? शिवपुरी में होता है शांक्य सागर, जो कि 2022 का ही होता है। 2022 में होता है। सिरपुर आर्द्रभूमि इंदौर का 2022 का होता है। यशवंत सागर इंदौर का 2022 का होता है। और तवा जलाशय जो कि अभी लेटेस्ट में जुड़ा हुआ है अगस्त 2024 में। ये थे हमारे एमपी जीके के लेटेस्ट जो भी 50 क्वेश्चन जो कि एफएलटी के माध्यम से आपको कराए गए हैं। खंड ब के अंतर्गत खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसमें 51 नंबर का क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। किससे होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी होती है, क्या होगा? रिकेट्स। बेरी बेरी रोग विटामिन बी3 की कमी से होता है। रतुंदी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। असत्य कथन बताना है। 51 का करेक्ट आंसर बताइए भाई साहब। बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी, बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी रोग विटामिन बी3 की कमी से होता है। नहीं साहब, यह कथन असत्य है। विटामिन होते क्या है? विटामिन वे जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जंतुओं को अधिकांशतः विटामिन भोजन से ही प्राप्त होते हैं क्योंकि इनका संश्लेषण पादप करते हैं। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी 2 प्रमुख श्रेणियां हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। यहीं पर बात खत्म हो जाती। कीड़ा कहाँ जाएगा? तो जो कीड़ा होता है वो वसा में घुलनशील होता है। बाकी विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है। विटामिन बी 1 क्या होता है? तो विटामिन बी 1 होता है थाइमीन। ठीक है। विटामिन बी 1 या थाइमीन कहते हैं, जिसमें पोर्कोचॉप्स, हेम समृद्ध अनाज आदि में पाया जाता है। बेरी बेरी विटामिन बी 1 की कमी से होने वाली एक बीमारी है जिसे थाइमीन भी कहा जाता है। विटामिन बी 3 या क्या होता है? मशरूम। ठीक है। नियासिन भी कहते हैं। ठीक, ये मछली में, मुर्गी में, साबुत अनाज में पाया जाता है। और विटामिन बी 3 की कमी से क्या होता है? पिलाग्रा। बी 1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। बी 3 की कमी से होता है पेलाग्रा। वहीं पर विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, जिसमें स्कर्वी रोग होता है। बिल्कुल सत्य है साहब। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, जिसमें सूखा रोग, रिकेट्स होता है और ऑस्टियोमलेशिया होता है। ठीक है। विटामिन ई टोकोफेरॉल होता है, इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है, जननांग पेशियां कमजोर हो जाती है विटामिन ई से। विटामिन के को क्या कहते हैं? नेप्थोक्विनोन भी कहा जाता है, फाइलोक्विनोन भी कहते हैं। ठीक है। इसकी कमी से चोट पर रक्त का थक्का न जमना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समेकित बाल विकास योजना यानी कि आईसीडीएस के प्रमुख उद्देश्यों में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया गया है? ठीक है। तो भाई साहब किन्हें किया गया है? 0 से 6 वर्ष तक आयु के वर्गों के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। बिल्कुल साहब। बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना। मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना। उपयुक्त सभी। शरीर में विटामिन और खनिज पदार्थों का निम्नलिखित में से क्या महत्व है? तो 53 का करेक्ट आंसर बताइए। 53 का करेक्ट आंसर ये है कि वे चयापचय अभिक्रियाओं को पूरा करने में मदद करता है शरीर में विटामिन और खनिज पदार्थ। ठीक है। पहले भी बताया कि विटामिन क्या होते हैं, वो तो आपको बता दिया। विटामिन जल, खनिज, लवण उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं, ये बात सत्य है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब होती है? वर्ष 2007 में, वर्ष 2007 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में इन्हें शामिल किया जा सकता है? खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उपयुक्त सभी सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है, तो इसके अंतर्गत खनिज को शामिल किया जाता है, ठीक है। शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है। यह हमारे मस्तिष्क, त्वचा, हड्डियों, मांसपेशियों, नसों आदि को बनाए रखते हैं। कुछ पोषक तत्वों की जरूरत ज्यादा मात्रा में होती है जिन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं, जबकि कुछ पोषक तत्व जरूरत में कम मात्रा में होती है, उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से जाने जाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं? शरीर की वृद्धि विकास के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। इनमें विटामिन और खनिज, विटामिन हो या खनिज हो, ठीक है, इस अंतर्गत दो ही आते हैं, ठीक है, विटामिन और खनिज, यानी कि थोड़ी सी आवश्यक होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंदर आते हैं। वहीं पर अगर बात करें फिर से, जो भी हो बचा कुचा वह हद में आएगा। कोशमा, ये पदार्थ निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा उपयोग में लाया जाता है? कोशमा, ठीक है, कोशमा क्या होता है? तो कोशमा उराव जनजाति के द्वारा, उराव जनजाति के द्वारा। जनजाति के पेय पदार्थ की बात करें कि अगर सल्फी क्या होता है, तो सल्फी वृक्ष से प्राप्त करते हैं, जो कि मुड़िया जनजाति में होता है। ताड़ी क्या होता है? ताड़ के वृक्ष से प्राप्त करते हैं, बेगा और भील जनजाति को होता है। हंडिया चावल से होती है, कोरबा जनजाति में। छिंद रस छिंद वृक्ष से प्राप्त होती है, माड़िया और अबुज माड़िया में। तेज, गोंड और भारिया की होती है। कोशमा, जो कि कोशम बीज एवं पके चावल से बनता है, उराव जनजाति का प्रमुख पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन, खाद्य संवर्धन यानी कि फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं, क्या विचार करेंगे भाई साहब? तो इसमें कौन सा कथन सही है, ठीक है, बताते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार फूड फोर्टिफिकेशन के द्वारा किसी खाद्यान्न को पोषण युक्त बनाने हेतु उसमें सावधानी से आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों अर्थात विटामिन खनिज तत्वों की मात्रा में वृद्धि की जाती है। बिल्कुल सत्य साहब। देश में खाद्य पदार्थों के लिए मानकों का निर्धारण करने वाली संस्था भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के अनुसार खाद्य संवर्धन यानी कि फूड फोर्टिफिकेशन किसी खाद्यान्न को पोषण युक्त बनाने के लिए उसमें सावधानी से आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों अर्थात विटामिन खनिज तत्वों की मात्रा में वृद्धि करने की प्रक्रिया होती है। ये भी बिल्कुल सत्य है, इसलिए ऑप्शन 1, 2 दोनों, ठीक है, सी। भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त व सांविधिक निकाय है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का प्रशासनिक मंत्रालय है, मुख्यालय दिल्ली में। 58 का करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। FSSAI क्या होती है? तो FSSAI का अगर फुल फॉर्म पूछे तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत इसका गठन होता है, ठीक है। वहीं पर बात करें, मुख्यालय नई दिल्ली में होती है, अध्यक्षता केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक गैर कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा की जाती है। FSSAI के कार्य क्या होते हैं? तो नेटवर्किंग होता है, विनियमन एवं लाइसेंसिंग होता है, नीति निर्माण होता है, परीक्षण के लिए दिशा निर्देश होता है, डेटा संग्रहण होता है, जागरूकता कार्यक्रम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्षारीय खाद्य पदार्थ की पहचान कीजिए। मांस, मछली, अंडा या ब्रोंकली? इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी, ब्रोंकली। क्षारीय पदार्थ होते हैं। अम्लीय खाद्य पदार्थ वे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, वे अम्लीय होते हैं। इनका अधिक सेवन शरीर में अम्लता बढ़ा सकता है और समस्याओं को लाता है। क्षारीय पदार्थ क्या होते हैं? जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। सोरेनसन ने खोज की थी। निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा पचे हुए पोषक पदार्थों यानी कि भोजन का अवशोषण किया जाता है? तो वो होता है छोटी आंत। छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत है। छोटी आंत आहार नाल का भाग होती है जो आमाशय एवं बड़ी आंत के मध्य स्थित होता है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण। बड़ी आंत जल का अवशोषण होता है, गुदा मल परित्याग होती है, आमाशय HCl उपस्थिति पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का एंजाइम करती है। अगला क्वेश्चन देखिए 61। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है? भाई समझ में, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? इसका करेक्ट आंसर होता है CH2ON, ऑप्शन नंबर ए। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है N क्या होती है? यहाँ पर N कार्बन परमाणु की संख्या की बात की गई है। वहीं पर ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ग्लूकोज की बात करें तो C6H12, क्या होता है? ग्लूकोज का होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना एक बड़ा अणु होता है। कार्बोहाइड्रेट पृथ्वी पर पाए जाने वाले मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक प्रसंस्कृत भोजन दोनों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव जो न तो पौधे हैं ना ही जानवर है, निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? जीवाणु, वायरस, कवक या प्रोटिस्टा? ये विशेषता होती है ऑप्शन डी, प्रोटिस्टा की, ठीक है। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जो न तो पौधे होते हैं ना ही जानवर होते हैं, स्वपोषी परपोषी हो सकते हैं। इसमें मुख्यतः द्विखंडन विपलन के माध्यम से प्रजनन करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करके उन्हें अन्य जीवन रूपों के रूप में उपलब्ध कराते हैं। अगला क्वेश्चन, CSIR सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इम्पटेक कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ कहाँ आता है भाई साहब? तो राजधानी है, कैपिटल है चंडीगढ़। 1984 का होता है। कब का होता है? 1984 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्मोनेलिसिस एक आंतों का संक्रमण है जो फैलता है दूषित भोजन एवं दूषित पानी के सेवन से। तो बिल्कुल करेक्ट होता है भाई साहब, पहला क्वेश्चन ही देख दिया। सॉल्मोनेलिसिस एक आंतों का संक्रमण होता है, आंतों में फैलता है, जो कि दूषित भोजन एवं दूषित पानी से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो भाई साहब ये होता है C8H5OH प्लस O2 CH3COH प्लस H2O किस किण्वन का रासायनिक सूत्र होता है? ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए एसिटिक एसिड किण्वन का। इस प्रक्रिया को सिरका बनता है। 2 चरणों वाली प्रक्रिया होती है। पहला चरण खमीर का उपयोग करके चीनी से अवायवीय रूप से एथिल अल्कोहल का निर्माण करता है। दूसरे चरण में एथिल अल्कोहल को एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया की मदद से एसिटिक अम्ल बनाने के लिए अधिक ऑक्सीकृत किया जाता है। अल्कोहल का अम्ल में सूक्ष्मजीवी ऑक्सीकरण एक वायवीय प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए 18.5 से 24.9 के बीच। यदि आपकी ऊंचाई 1.75 मीटर है तो वजन 70 किलोग्राम है, तो आपका बीएमआई कितना होगा? इसका करेक्ट आंसर होता है वो होता है 22.857 बीएमआई। ठीक है, कैसे करते हैं वो आपको देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन के बारे में बताना है। 68 का करेक्ट आंसर बताइए। असत्य कथन, तो मनुष्य की मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है, बिल्कुल सत्य है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होती है, ये भी बिल्कुल सत्य है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं, बिल्कुल साफ। मानव शरीर में पुंज अमाशय से संलग्न होती है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे यकीन उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण व नियमन में सहायक माना जाता है? तो 69 का करेक्ट आंसर होता है वैसे विटामिन, जल, खनिज और उपयुक्त सभी को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विटामिन बी जल में घुलनशील होता है, बिल्कुल होता है। साफ क्यों नहीं होगा? कीड़ा क्यों जाता है वर्षा में? बी सी कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं सब जल में। विटामिन सी वसा में घुलनशील है, विटामिन सी वसा में घुलनशील है, ये कथन असत्य है। क्यों? विटामिन ए होता है, बिल्कुल होता है। विटामिन डी भी होता है वसा में, किंतु विटामिन सी नहीं होता, विटामिन बी सी। ठीक है, तो सी के उसमें होगा, जल में घुलनशील है। जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो जठर रस में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है वो कौन सा है? वो होता है वैसा पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो कि जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम है। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें एंजाइम की, तो एंजाइम में जीव उत्प्रेरक होते हैं, जिसे जीवी निषेचन और पाली निषेचन दोनों में जीव रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रेरित करता है। पेप्सिन क्या होता है? तो भाई साहब जठर रस में पेप्सिन के अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा अन्य एंजाइम भी होते हैं। प्रोटीन का पाचन, पेप्सिन प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइडों में तोड़ता है, जिससे पाचन में आसानी होती है। बच्चों में रेनिन होता है प्रोटीन के पाचन के लिए। अगला क्वेश्चन, डिब्बा बंद जेम या जेली पर कौन सा चिन्ह लगा रहता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा एफपीओ। ठीक है, एफपीओ यानी कि विस्तृत रूप फूड प्रोडक्ट ऑर्डर है। मार्ग प्रसंस्करण खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। एक मार्क क्या होते हैं? तो कृषि उत्पादों का होता है। आईएसआई भारतीय मानक संस्थान का होता है, भारतीय मानक संस्थान आईएसआई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगला क्वेश्चन, थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है? तो थकान की स्थिति में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हाथ पैरों में दर्द होना चालू होता है। मांसपेशियों में किसकी कमी के कारण? O2 की कमी के कारण, यानी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण अवायवीय शोषण द्वारा ये जमा होता है। भारी व्यायाम, तेज दौड़ने के बाद ऑक्सीजन की अस्थायी कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है? तो जैविक मूल्य का जो प्रयोग होता है वो होता है प्रोटीन की। अगर आपको टेस्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलावट से क्या तात्पर्य होता है? बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाना, भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालना, अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता वाले सामान को बेचना। ठीक है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसलिए करेक्ट आंसर होता है मिलावट से तात्पर्य उपयुक्त सभी। नमक द्वारा भोजन को संरक्षित करने की विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई साहब वो नाम क्या मिलेगा?
का करेक्ट आंसर होता है वो होता है लवणन। ठीक है, लवणन जिसे नमकीन बनाना भी कहा जाता है, भोजन को संरक्षित करने की एक प्राचीन विधि है जिसमें नमक का उपयोग किया जाता है। नमक भोजन से पानी को सोख लेता है जिससे बैक्टीरिया और फफूंदी जैसे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है और भोजन खराब होने से बच जाता है। अगला क्वेश्चन, शीतलन किस प्रकार के भोजन को संरक्षित करता है? जो शीतलन होता है इसका करेक्ट आंसर होता है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को धीमा करके। ठीक है, धीमा करके, ऑप्शन नंबर बी। बेकरी उत्पादों को संरक्षित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बेकरी उत्पादों को संरक्षित किसमें होगा? कैल्शियम प्रोपियोनेट में, सोडियम प्रोपियोनेट में, सोडियम बेंजोएट में, उपयुक्त सभी में। इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सादिया किस राज्य का पारंपरिक भोजन होता है? तो सादिया जो होता है किस राज्य का होता है? वो होता है केरल का, ऑप्शन नंबर बी। ईट राइट इंडिया मूवमेंट निम्नलिखित में से किस संगठन की प्राधिकरण की एक पहल होती है? ईट राइट इंडिया मूवमेंट, इसका करेक्ट आंसर होता है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। ठीक है, फसई। अगला क्वेश्चन, बेकरी उद्योग में ब्रेड एवं केक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बेकरी उद्योग में किसका उपयोग होगा भाई साहब, बताइए। इसका करेक्ट आंसर होता है कवक का, 80 सी। ठीक है, कवक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन राइस के फोर्टिफिकेशन में निम्नलिखित में से किस विटामिन को शामिल किया गया है? इसमें शामिल किया गया है विटामिन ए। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी थायमीन, विटामिन डी का क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 84, निम्नलिखित भारत में किस खाद्य पदार्थ को आयरन और फोलिक एसिड से फोर्टिफाइड किया जाता है? तो 84 का करेक्ट आंसर होता है चावल गेहूं का आटा। निम्नलिखित में से किस में ग्लूटीन पाया जाता है? ग्लूटीन किस में पाया जाएगा? तो 85 का करेक्ट आंसर हो, देखिए, ग्लूटीन पाया जाता है गेहूं में, राई में, जौ में, उपयुक्त सभी में। एक महत्वपूर्ण जीव रासायनिक मार्ग जो कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए होते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो 86 का करेक्ट आंसर होता है क्रेब्स चक्र, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बोनेपन यानी कि स्टटिंग से क्या तात्पर्य होता है? तो 87 का करेक्ट आंसर होता है आयु अनुरूप निम्न कद मिलता है। मांस का लाल रंग होना किस प्रोटीन पर निर्भर करता है? तो 88 का करेक्ट आंसर होता है वो होता है मायोग्लोबिन। इस पर मायोग्लोबिन पर डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन किसका सहजीवी संबंध होता है? तो 89, लाइकेन सजीवी संबंध किसका होता है? तो वो होता है भाई साहब कवक और शैवाल का। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई साहब? तो फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी कहा जाता है, फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ क्षेत्रों में एल्गोलोलॉजी के रूप में भी जाना जाता है। फाइकोलॉजी पादप जगत के शैवाल सदस्यों का अध्ययन किया है। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन है और हेमेटोलॉजी रक्त अध्ययन और उपचार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंगूर का सबसे विनाशकारी रोग कौन सा होता है? अंगूर का सबसे जो विनाशकारी रोग है वो ढूंढकल्ला। तो बात करेंगे भाई साहब कौन सा होता है, ढूंढकर लाने की बात करेंगे तो अंगूर का सबसे विनाशकारी रोग होता है 91 का करेक्ट आंसर होता है कोमल फफूंदी रोग। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है तथा कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। अनुसंधान संस्थान दिए गए, दूसरा उनके स्थान दिए गए। ठीक है, बता देते हैं भाई साहब। अनुसंधान संस्थान 92। ठीक है, तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ होता है? तो केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में होता है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी में होता है। आलू अनुसंधान शिमला में होता है। चावल का कटक उड़ीसा में होता है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, तंबाकू वाला राज्य मुंद्री में है, आलू शिमला में है, चावल कटक में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में, रबड़ अनुसंधान केंद्र कोट्टायम में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान कासरगोड में है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है और रेशम बुनकर अनुसंधान केंद्र मैसूर जिले में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की पहली माइक्रोबायोलॉजी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होता है वो होता है भोपाल में। जनन क्षमता की कमी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो भाई साहब वो होता है विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई की कमी से, टोकोफेरॉल। ठीक है, शक्ति। अगला क्वेश्चन, पीसीआर के पूर्ण रूप की पहचान कीजिए। पीसीआर, पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है वही बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया के कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है? तो वो होता है भाई साहब लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन, आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? मेनिफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल होती है? तो भाई साहब जो राइबोसोम होता है वो किसके लिए होगा? तो 98 का करेक्ट आंसर होता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें हवा में नवजन्य संचित
रहने की क्षमता रखती है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है वो होती है दालें। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष सूचित किया गया था, अधिसूचित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होता है 2013 में। कब? 2013, वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष अधिसूचित किया गया। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया, जिसका मुख्यालय मुंबई में होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है भाई साहब, क्यों नहीं होगा। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है। मुख्यालय मुंबई में होता है। 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास अधिनियम के तहत 1981 में की गई थी। स्थापना की बात करेंगे तो शिवरमन समिति। वह सब 101 का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, कृषि वानिकी एक भूमि उपयोग प्रणाली है जिसमें निम्नलिखित में से किन्हें एकीकृत किया जाता है? वृक्षारोपण, फसल उत्पादन या पशुपालन? इसलिए इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड यानी एनिमल वेलफेयर बोर्ड यानी ऑफ इंडिया AWBI की स्थापना निम्नलिखित में से किसके तहत की गई थी? ठीक है, तो 103 का करेक्ट आंसर होता है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो 104 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो होता है भाई साहब पशुपालन एवं डेयरी विभाग, ऑप्शन नंबर ए। 104 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024 रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस संस्थान संगठन द्वारा जारी किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 105 का करेक्ट आंसर होता है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। ठीक है, रोम इटली में इसका होता है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। 106 इसका करेक्ट आंसर होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 की उतरी है। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 की है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन ये 2020 का होता है। इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। विश्व में हरित क्रांति का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का जो जनक है वो कहा जाता है किसे? 107 का करेक्ट आंसर होता है नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को क्या कहते हैं? विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। वहीं पर अगर बात करें तो भारत में किसे कहा जाता है? तो भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय होता है? तो पीली का किससे होगा? पीली का होता है भाषा तिलहन उत्पादन से। वहीं पर अगर बात करें तो गुलाबी क्रांति किससे होती है? तो गुलाबी क्रांति होती है झींगा से, पिंक पिंक रिवोल्यूशन। ठीक है, गुलाबी क्रांति। अगर वहीं पर बात करें, सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, सुनहरी क्रांति किससे? फल एवं सब्जियों से, सुनहरी। ठीक है, यहीं पर बात की याद रहनी चाहिए। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल एवं सब्जी से। वहीं पर अगर बात करें, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध क्रांति के लिए श्वेत क्रांति होती है। काली क्रांति के लिए पेट्रोलियम उत्पादन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? रबी की फसल की बुवाई, रबी फसल की जो बुवाई होती है अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। खरीफ फसल की कटाई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। जायद की फसलें मार्च से जून की फसलें होती हैं। उपयुक्त में से सही कथन का चयन करना है, तो 109 का करेक्ट आंसर होता है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि विधियों के संबंध में सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सही कूट के उत्तर का सही चयन कीजिए। विटीकल्चर क्या होता है? तो विटीकल्चर होता है अंगूर की खेती होता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होती है? तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होगा भाई साहब? जल में पौधे को उगाना। एरोपोनिक्स यानी कि हवा में पौधे को उगाना। और ओलेरिकल्चर यानी कि सब्जियों का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, मक्का में व्हाइट बड एवं ध्यान में धान में घेरा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो 111 का करेक्ट आंसर बताइए। वो होता है जिंक यानी कि जस्ते की कमी के कारण। जिंक, जेटेन, जेटेन की कमी के कारण होता है भाई साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन के तहत किसान उत्पादक संगठन FPO पंजीकृत होते हैं? तो 112 का करेक्ट आंसर होता है कंपनी अधिनियम के भाग 112A, ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्य में बाधा डालने एवं उसका प्रतिरूपण करके
के लिए दंड का प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया? तो जो दंड की बात की गई है वो किसमें होती है? तो वो होती है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 62 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के अस्वास्थ्यकार एवं अस्वास्थ्यकार प्रसंस्करण या विनिर्माण के लिए कितने रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है 1 लाख रुपए तक। 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। भ्रामक विज्ञापन के लिए दंड का प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है? तो 115 का करेक्ट आंसर होता है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 53 के तहत 53। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन सीएसी के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन पहचान एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है। 1970 में कोडेक्स एलिमेंटेरियस का सदस्य बना। कुल सदस्यों की संख्या 166 है। उपयुक्त सभी, तो 116 का करेक्ट आंसर होता है भाई साहब ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये क्या होती है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है। ठीक है, खाद्य मानक निकाय है। अगर हम व्याख्या की बात करेंगे तो सीएसए एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है जिससे उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा एवं खाद्य व्यापार में उचित प्रथाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापना की बात करें तो 1963 में 1963 में होती है। मई का महीना था 1963 में कोडेक्स की स्थापना हो गई। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तथा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। वर्तमान में इस कमीशन में 189 सदस्य देश शामिल है। भारत वर्ष 1964 में इसका सदस्य देश बना था। कब? 1964 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है? तो वो जारी करने वाला कौन होगा? वो होता है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि फसई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 7 जून को। 7 जून। ठीक है। फार्म टू फॉर्क का संबंध मध्य प्रदेश की किस नीति से होता है? तो 119 का करेक्ट आंसर होता है राज्य की जैविक खेती नीति, ऑप्शन सी। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो 120 का करेक्ट आंसर होता है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। खाद्य प्रसंस्करण हेतु नवीन थर्मल तकनीक में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया जा सकता है? तो 121 का करेक्ट आंसर होता है भाई साहब ओमिक हीटिंग, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जंक फूड की विशेषताओं में से किसे शामिल किया जा सकता है? जंक फूड का क्या होगा भाई साहब? उच्च कैलोरी वाला, पोषक तत्वों की कमी, अधिक वसा, चीनी, नमक, प्रसंस्कृत या पैकेज्ड। इसलिए करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? जल के बारे में पूछा गया। 1974, 72, 77 या 86। इसका करेक्ट आंसर होता है 1974 में। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक CWMI कौन जारी करता है? तो 125 का करेक्ट आंसर होता है नीति आयोग। विनिर्माण परीक्षण गुणवत्ता आश्वासन के लिए दिशा निर्देश है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पाद सुरक्षित और प्रभावी हो। यह कथन किससे संबंधित होता है? तो 126 का करेक्ट आंसर होता है GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। उस पुस्तक का नाम बताइए जो कम उम्र में पौष्टिक भोजन की आदतों को अंतर्विष्ट करती है। ऑरेंज बुक, पर्पल बुक, पिंक बुक या येलो बुक? इसका करेक्ट आंसर होता है येलो बुक, पीली बुक। अगला क्वेश्चन, ISO 22,000 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर देते हैं। ठीक है, यह खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली यानी कि FSMS के लिए एक मानक है। यह खाद्य सुरक्षा जोखिमों को रोकने, पहचानने, नियंत्रित करने, संगठनों की मदद करने के लिए ISO 9001 और HACCP के सिद्धांतों को जोड़ता है। प्रक्रिया में सुधार और ग्राहकों की शिकायतों को कम करने में मदद एवं पहचान करता है। अंतिम उत्पाद परीक्षण की आवश्यकता और लागत को कम करता है। इसलिए कथन सभी सत्य है। मजबूत हड्डियों और दांतों के निर्माण कार्य में सहायक खनिज निम्नलिखित में से कौन सा होता है? आयोडीन, कैल्शियम, लोहा, इनमें से कोई नहीं। वो होता है कैल्शियम जो कि हड्डियों को, दांतों को मजबूत करता है। FSSC 22,000 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य कथन बताने हैं। बिल्कुल बता देते हैं साहब। ये खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन योजना है। इससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा पहल GFSI द्वारा मान्यता प्राप्त है। ISO 22,000 खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और अन्य प्रासंगिक मानकों पर आधारित, इसलिए उपयुक्त सभी। फसई की कौन सी धारा राज्य सरकारों को फसई की पूर्व स्वीकृति नियम बनाने की अनुमति प्रदान करती है? तो 131 का करेक्ट आंसर होता है धारा 94, ऑप्शन नंबर सी।
खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 132 का करेक्ट आंसर होता है जून 1955। ठीक है, जून 1955 में लागू किया गया था खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम। 1954 में पारित हुआ था और जून 1955 में लागू किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब का होता है? तो 1986 का होता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइसोपोम आइसोपोम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तिलहन और मक्का के उत्पादन में वृद्धि, स्कूलों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना, ग्रामीण लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने या मुर्गी पालन को बढ़ावा देना। आइसोपोम आइसोपोम का उद्देश्य होता है भाषा तिलहन और मक्का उत्पादन में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, जलीय कृषि के संबंध में कथनों पर विचार करते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं साहब। ठीक है, तो इसमें होता है भारत विश्व स्तर पर जलीय कृषि उत्पादों का तीसरा सबसे बड़ा, कौन सा थर्ड नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत झींगा उत्पादन के लिए विश्व में दूसरा स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल होती है? तो 135 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होता है मत्स्य पालन एवं पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। पोषण अभियान का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो 136 का करेक्ट आंसर होता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर के तंतुओं की वृद्धि, मरम्मत एवं रखरखाव में सहायक होता है? तो 137 का करेक्ट आंसर होता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है वो आपको पता है। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका गठन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों से मिलकर होता है। ठीक है, इसमें आंशिक रूप से गंधक, फास्फोरस आदि उपस्थित होते हैं। प्रोटीन ऊतकों के निर्माण, मरम्मत एवं शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के प्रोटीन्स एकलक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी का सर्वाधिक उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? विटामिन सी का क्या होता है भाई साहब? आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। पानी में घुलने से लिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, संतरे में प्रति 100 ग्राम में 53 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कुपोषण से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? ठीक है, वो कदम उठाए जा सकते हैं तो फूड फोर्टिफिकेशन को अपनाना, स्वास्थ्य देखभाल की अवसंरचना को उन्नत बनाना, सामुदायिक सशक्तिकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 140। ये हमारे लिए गुड अचीवमेंट है। ठीक है, अंत तक बने रहना। ये आपकी उपस्थिति इस बात की प्रमाण देती है कि आप अपने पद के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 142 का क्या होता है? तो केवल दो, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, इसके लिए कौन है? तो शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय इसके लिए क्या होती है? नोडल मंत्रालय होता है। बाकी यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के संबंध में सत्य कथन की पहचान करना है। सत्य कथन बिल्कुल साहब, इसे बाट और माप मानक अधिनियम 1976 तथा बाट और माप मानक प्रवर्तन अधिनियम 1985 को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ। इसका प्रशासन उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वजन माप के मानकों को स्थापित करना, लागू करना, वजन माप और अन्य वस्तुओं में व्यापार वाणिज्य जिन्हें तौल माप संख्या में बेचा जाता है, वितरित किया जाता है, कोई अन्य मामला जो इनसे संबंधित हो विनियमित करना है। तो उपयुक्त तो सभी। बीटी कपास में बीटी से क्या तात्पर्य होता है? 142 बीटी से क्या तात्पर्य होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिलस थुरिनजेनेसिस। क्या होता है? बेसिलस थुरिनजेनेसिस इसका तात्पर्य होता है। जया और पद्मा निम्नलिखित में से किस फसल की होती है? गेहूं की, चावल की, चना या कपास की? ये होती है चावल की, जया और पद्मा। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य कथन बताना है। तो आईसीएआर कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त शासित संस्था है। बिल्कुल, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से हुई थी। बिल्कुल, तो 1 व 2। अगला क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण फसे द्वारा वर्ष 2018 में जारी किए गए खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन मसौदे के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो 145 का करेक्ट आंसर बताइए। आईसीआर की स्थापना कब होती है? तो 16 जुलाई 1929 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से हुई थी। का करेक्ट आंसर देखते हैं, तो नियमों के अनुसार खाद्य पदार्थों पर रंग कोडित लेबल लगाना अनिवार्य है। बिल्कुल साहब, यह मसौदा विनियमन उपभोक्ताओं को स्वास्थ्यवर्धक भोजन चुनने के लिए प्रोत्साहित करने तथा उन्हें उत्पाद
में वास्तव में क्या-क्या है इसकी जानकारी देने के लिए लाया गया है। ये सभी पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के सामने कुल कैलोरी, संतृप्त और ट्रांस वसा, नमक, अतिरिक्त चीनी की मात्रा के साथ-साथ खाद्य पदार्थों द्वारा पूरी की जाने वाली दैनिक ऊर्जा आवश्यकताओं का अनुपात भी प्रदर्शित करना है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, बीटल निम्नलिखित में से किसकी एक महत्वपूर्ण नस्ल होती है? बीटल गाय, बकरी, भैंस किसकी होती है? तो जो बीटल होती है वो किसकी होती है भाई साहब? तो वो होती है बकरी की नस्ल। किसकी नस्ल? बकरी की नस्ल होती है। भारत और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में पाई जाती है। बीटल बकरी को मांस एवं दुग्ध उत्पादन के लिए पाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी दक्षता जांचने के लिए मैथिलीन ब्लू रिडक्शन टेस्ट यानी कि MBRT मैथिलीन ब्लू रिडक्शन टेस्ट किया जाता है? तो पाश्चुरीकृत दूध को पहचानने के लिए। मशरूम क्या होती है? मशरूम क्या है भाई साहब? तो मशरूम होती है बेसिडियो। क्या होती है? बेसिडियो माइसिटी। बेसिडियो माइसिटीज को कहते हैं मशरूम। बेसिडियो माइसिटीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकीकृत कीट प्रबंधन यानी कि IPM के संबंध में सत्य कथन के पहचान करना है। बिल्कुल कर लेते हैं साहब। ये एक पारिस्थितिक तंत्र आधारित रणनीति है। इसमें लंबे समय के कीटों की रोकथाम और उनके हानिकारक प्रभाव पर नियंत्रण पर ध्यान रखते हुए कुछ तत्वों का संयोजन किया जाता है। इसके तहत कीटनाशकों के प्रयोग में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इस प्रक्रिया में मनुष्यों, पशुओं और प्रकृति को कम से कम क्षति हो। इसलिए करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? तो हल्दी का जो पीला रंग होता है वो होता है करक्यूमिन के कारण। किसके कारण? करक्यूमिन के कारण। ये थे हमारे 150 क्वेश्चन जो कि आपने कंप्लीट टेस्ट यहाँ से पढ़ा है। ठीक है, जो खान सर के माध्यम से यानी कि खान GS के माध्यम से करवाया गया है। अगर आपको टेस्ट अच्छा लगा हो, बेहतरीन लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ठीक है, फूड सेफ्टी ऑफिशियल